प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में पर्याप्त मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए की व्यापक समीक्षा बैठक। 12 राज्यों में आने वाले 15 दिनों में ऑक्सीजन की आपूर्ति और वर्तमान स्थिति पर किया मंथन। केंद्रीय गृह सचिव ने पत्र लिखकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से ऑक्सीजन लाने ले जाने वाले वाहनों की निर्बाध आवाजाही को सुनिश्चित करने को कहा। मिशन कोविड सुरक्षा के तहत कोवैक्सीन के उत्पादन पर दिया जोर। जुलाई अगस्त तक देश में वैक्सीन निर्माण होगा 7 गुना। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में 45 सीटों पर मतदान शुरू। वोटिंग के दौरान कोविड दिशा निर्देशों का पालन कराने के लिए किए गए हैं व्यापक इंतजाम। लोकसभा की 2 और 9 राज्यों की 12 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए भी आज डाले जा रहे हैं वोट। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 6ठे चरण का प्रचार हुआ तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज राज्य में 2 जनसभाएं। गृहमंत्री अमित शाह भी आज राज्य में करेंगे चुनाव प्रचार। टीएमसी और अन्य पार्टियां भी चुनाव आयोग के नए दिशा निर्देशों के साथ कर रही हैं प्रचार। और बैंकों के हजारों करोड़ रुपए गबन करने वाले भगौड़े नीरव मोदी के भारत आने का रास्ता हुआ साफ। ब्रिटेन के गृहमंत्री ने हीरा व्यापारी के प्रत्यर्पण को दी मंजूरी। नीरव मोदी की दलीलों को कई बार अदालतों ने किया खारिज। नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिका। खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कोरोना प्रभावित 12 राज्यों में मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्ति की वर्तमान स्थिति और इसकी अनुमानित मांग की विस्तृत समीक्षा की। इन राज्यों में जिलेवार स्थिति की जानकारी उन्हें दी गई। प्रधानमंत्री को जानकारी दी गई कि केंद्र और राज्य सरकारें नियमित रूप से संपर्क में बने हुए हैं और अनुमानित मांग संबंधी आंकड़े राज्यों के साथ साझा कर रहे हैं। बैठक में बताया गया कि ज्यादा संक्रमण वाले 12 राज्यों को 4,880 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन आवंटित की जा चुकी है। इसके अलावा इन राज्यों को 12,212 मीट्रिक टन अतिरिक्त ऑक्सीजन की भी आपूर्ति की जाएगी। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को पूरे देश में ऑक्सीजन ले जाने वाले टैंकरों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। ऑक्सीजन सिलेंडर भरने वाले संयंत्रों को 24 घंटे काम करने की अनुमति दी जाएगी। सरकार औद्योगिक सिलेंडरों को चिकित्सा ऑक्सीजन सिलेंडरों के रूप में उपयोग करने की अनुमति दे रही है। प्रधानमंत्री को मेडिकल ऑक्सीजन के आयात के बारे में भी बताया गया। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे चिकित्सा ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों की राज्य के अंदर और अंतर राज्य आवाजाही को सुनिश्चित बनाएं और इसमें किसी प्रकार की रुकावट न आने दें। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा है कि वे चिकित्सा ऑक्सीजन सहित सभी चिकित्सा सामग्री के वितरण के लिए तैयार योजना पर पूरी तरह से अमल करें। राज्य सरकारों ने कहा है कि वे ऑक्सीजन उत्पादकों और आपूर्तिकर्ताओं को केवल अपने ही राज्य के अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए बाध्य न करें। उन्होंने स्थानीय प्रशासन से कहा है कि वे शहरों में ऑक्सीजन ले जा रहे वाहनों की आवाजाही में किसी प्रकार की बाधा न डालें। गृहमंत्री ने यह भी कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे ऑक्सीजन ले जा रहे वाहनों की अंतर राज्यीय आवाजाही पर भी किसी प्रकार की रोक न लगाएं। केंद्र सरकार ने कहा है कि चिकित्सा संबंधी ऑक्सीजन एक आवश्यक जन स्वास्थ्य सामग्री है और इसकी आवाजाही और आपूर्ति में किसी प्रकार की रुकावट से देश के अन्य भागों के कोविड-19 पीड़ितों को नुकसान होगा। देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो सरकार भी खुद युद्ध स्तर पर काम कर रही है। केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर स्वास्थ्य प्रबंधन पर काम कर रही है तो कई राज्यों में स्थानीय पाबंदियां भी बढ़ती जा रही हैं। देश में कोरोना टीकाकरण तेजी से जारी है तो टेस्टिंग से संक्रमण को रोकने का काम चल रहा है। राज्यों में मेडिकल सप्लाई से लेकर अन्य जरूरी दवाइयां की किल्लत ना हो, इसके लिए भी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। कोरोना से जूझ रहे देश के तमाम हिस्सों में इस महामारी से जंग तेजी से जारी है। कहीं सख्त पाबंदियां लगाई जा रही हैं तो कहीं टेस्टिंग ट्रैकिंग को मजबूत करके हालात को संभालने की कोशिश की जा रही है। इन सब के बीच केंद्र सरकार ने फिर से साफ किया है कि किसी चीज की कमी नहीं है और कोरोना की दूसरी लहर लड़ने के लिए जरूरी फैसले लिए जा रहे हैं।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एम्स के ट्रॉमा सेंटर का दौरा किया और स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। स्वास्थ्य मंत्री ने डॉक्टरों से पूरे हालात पर बात की। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार के पास कोरोना को लेकर 1 साल का अनुभव है, इसलिए कोरोना की लड़ाई के खिलाफ पहले से ज्यादा हम तैयार हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के समय ली जाने वाली दवा रेमडेसिविर के प्रोडक्शन को बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने दवा की कालाबाजारी करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा जताया। हम सब प्रकार की परिस्थितियों के बारे में आज उससे लड़ने के लिए ज़्यादा बेटर ढंग से इक्विप्ड हैं, कम से कम मेंटली, इंटेलेक्चुअली, मॉरली और अपनी करेज की दृष्टि से। शायद हमारे पास आज पहले के मुकाबले 1 साल क्योंकि हमने लड़ाई को लड़ा है, सक्षम तरीके से लड़ा है, आज हमारे पास उससे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। बात उत्तर प्रदेश की करें तो कोविड प्रबंधन के संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मंडलायुक्तों, जिला अधिकारियों, सीएमओ और टीम 11 के सदस्यों के साथ समीक्षा बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राजधानी लखनऊ के केजीएमयू और बलरामपुर हॉस्पिटल को अगले 24 घंटों की अवधि में डेडिकेटेड कोविड अस्पताल के रूप में परिवर्तित कर संचालित किया जाना है। स्वास्थ्य मंत्री और चिकित्सा शिक्षा मंत्री इस महत्वपूर्ण कार्य की मॉनिटरिंग करेंगे। इन 2 नए डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के संचालन से लखनऊ में लगभग 4000 बेड का विस्तार होगा। प्रदेश के सभी सरकारी चिकित्सालयों में ओपीडी सेवाएं स्थगित रखी जाएंगी। प्रदेश के सभी ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में रविवार को साप्ताहिक बंदी होगी। इस अवधि में केवल स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और आपातकालीन सेवाएं ही संचालित होंगी। प्रदेश में सभी के लिए मास्क लगाना अनिवार्य है। पहली बार मास्क के बिना पकड़े जाने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर दूसरी बार बिना मास्क के पकड़ा जाए तो 10 गुना अधिक जुर्माना लगाया जाना चाहिए। पूरे प्रदेश में मास्क लगाने पर विशेष जोर दिया गया है। आज मुख्यमंत्री जी ने यह भी घोषणा की है कि यदि मास्क नहीं लगाया जाएगा तो भारी जुर्माना किया जाएगा और दूसरी बार अगर मास्क नहीं लगाएंगे तो कहीं अधिक जुर्माना किया जाएगा। इसके लिए आज ही सभी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को पुनः मजबूती से कहा गया है। तमाम और राज्य सरकार बैठक करके सख्त कदम उठा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं बिहार सरकार भी हालात को संभालने के लिए फैसले ले रही है। राज्य में उच्च स्तरीय बैठक में हालात की समीक्षा की गई। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने अधिकारियों के साथ हालात पर चर्चा की। कर्नाटक सरकार का कहना है कि हालात को संभालने के लिए कड़े कदम का फैसला 20 तारीख के बाद होगा। बेंगलुरु और बाकी 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। राज्य सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि सभी लोगों को जिनको आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए उनको स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जाए और अस्पतालों के अंदर बेडों की संख्या बढ़ाई जाए। एनएमसीएच को हम लोगों ने पूरी तरीके से कोरोना के लिए डेडिकेटेड करने का निर्णय लिया है। पीएमसीएच में बेड बढ़ा रहे हैं, एम्स में बेड बढ़ा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राजस्थान में शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। राज्य सरकार ने लोगों से अपील की है कि कर्फ्यू के दौरान सरकार का सहयोग करें और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। कर्फ्यू के दौरान पहले से चल रहे नाइट कर्फ्यू में छूट की श्रेणी वाली सेवाओं में फल सब्जी, दूध, एलपीजी और बैंकिंग सेवाओं को भी शामिल किया गया है। केरल सरकार ने कोविड से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर टेस्टिंग शुरू की है। ज्यादा टेस्टिंग के लिए मोबाइल टेस्टिंग वैन जगह जगह पर लगाई जा रही है। साथ ही बाजारों, कार्यालयों और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पर कोविड टेस्टिंग यूनिट्स लगाई जा रही हैं। छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय गृह सचिव ने दोनों राज्यों के कोविड हालात और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन की समीक्षा की। दोनों राज्यों को टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, कोविड के अनुकूल आचरण और टीकाकरण पर जोर देने की बात दोहराई गई है। संक्रमण बढ़ने के बावजूद लोग कोविड के प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। तमाम जगहों पर बाजारों में लोग बिना मास्क के जा रहे हैं और भीड़ भी इकट्ठी कर रहे हैं। उधर दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में देश में लगाए गए कोविड-19 टीकों की कुल संख्या 11.72 करोड़ से अधिक हो गई है। इस बीच केंद्र सरकार ने
झारखंड सहित सभी राज्यों से कहा है कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों से उत्पन्न हालात के दौरान आवश्यक वस्तुओं की खरीद को लेकर विशेष निगरानी रखें। नागरिक उपभोक्ता मंत्रालय ने कहा है कि राज्य सरकारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि आवश्यक चीजों की कीमतों में वृद्धि न हो। कुल मिलाकर चौतरफा लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन हम सबको ये जंग जीतने के लिए मिलकर काम करना होगा और सभी प्रोटोकॉल और सावधानियों का पालन करना होगा। ब्यूरो इनपुट के साथ डीडी न्यूज। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन आज सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में टीकाकरण की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की जाएगी। इससे पहले कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एम्स के ट्रॉमा सेंटर का दौरा कर वहां स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया था, जहां ऑक्सीजन की उपलब्धता और कोरोना संक्रमण पर विस्तृत चर्चा की थी। और मेरे सहयोगी नितेंद्र सिंह मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे और विस्तार से बातचीत करते हैं। नितेंद्र, आज बहुत सारे राज्यों में वीकेंड कर्फ्यू लग गया है, पहला दिन है। हमने देखा सुबह का वक्त था, हालांकि इसलिए सड़कें खाली दिख रही थी, थोड़ा सा सन्नाटा पसरा हुआ था। लगातार जो सरकार है मुस्तैद है ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर, दवाइयों की जो पूर्ति है उसको लेकर, और हमने अभी शॉर्ट्स में भी देखा पीपीई किट्स पहने बहुत सारे जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं या वर्कर्स हैं, वो लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि आप अपना मास्क पहने, सेफ रहें। लेकिन इस वक्त हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि ये तमाम कोशिशों को अमली जामा पहनाया जाए और हम अपना ख्याल रखें और तमाम प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें सख्ती से। जी बिल्कुल ज्योतिका, ये जरूरी है क्योंकि हम एक महामारी से लड़ रहे हैं। पूरा देश दुनिया महामारी से लड़ रहा है, ये कोई बीमारी नहीं है। और महामारी से तभी लड़ा जा सकता है जब एक तरफ लोग अपने व्यवहार को संयम रखें, जो प्रोटोकॉल है इस संक्रमण को, वायरस के संक्रमण को रोकने का, उसका पालन करें। साथ ही साथ प्रशासन, सरकार का ये काम है कि जो लोग बीमार है गंभीर रूप से, उनके इलाज की बेहतर प्रबंध करे। तो इन दोनों ही स्तर पे काम हो रहा है, जहां एक नागरिक के रूप में कर्तव्य हमारा है कि हम मास्क लगाएं, भीड़ भाड़ में जाने से बचे, साथ ही साथ हाथ साफ करते रहें, और जो लोग टीका के योग्य हैं, 45 साल से जिनकी अधिक उम्र है, उनका टीकाकरण हो, ये जरूरी है। और साथ ही साथ सरकार के स्तर पे, चाहे वो जिला प्रशासन हो, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, तमाम लोग जो टेस्ट है उसको बढ़ाने की बात हो रही है। ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग हो रहा है, देख रहे हैं हम 14 लाख तक टेस्ट हर दिन हो रहा है। साथ ही साथ ट्रेस भी किया जा रहा है, जो संक्रमित है उनके संपर्क में आए लोगों को पहचान की जा रही है। साथ ही साथ जो लोग गंभीर रूप से बीमार है उनके लिए आईसीयू और ऑक्सीजन युक्त बेड की व्यवस्था की जा रही है। एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हर राज्य अपने हिसाब से, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से कदम उठा रहे हैं। जैसे दिल्ली में आज से 2 दिन का कर्फ्यू है, कोरोना कर्फ्यू है। निश्चित तौर पे सुबह से सन्नाटा, मैं भी ये महसूस कर रहा हूँ कि बहुत सन्नाटा है, सड़कों पे चहल पहल नहीं है। साथ ही साथ कई राज्यों में इस तरह के कदम वीकेंड में उठाए गए हैं। इसके पीछे मकसद यह है ज्योतिका कि जो चेन है इसके संक्रमण के, इसको तोड़ा जाए। तोड़ने का तरीका यही है कि लोग एक दूसरे के संपर्क में नहीं आए। साथ ही साथ जो अस्पतालों में स्थिति बनी हुई है कि कई बेड नहीं मिल रहे हैं, दवाओं की किल्लत की खबरें आ रही हैं, तो अस्पतालों में जो लोग जरूरतमंद है उनका इलाज हो, और कम थोड़ा सा मरीज होंगे तो आसान होगा हॉस्पिटल मैनेजमेंट में भी, नहीं तो ये मुश्किल आने वाले दिनों में हो जाएगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आज के बाद भी हम एहतियात बरते, मास्क लगाएंगे, भीड़ में जाने से बचेंगे, तो हम संक्रमण को तोड़ पाएंगे, उसके चेन को तोड़ पाएंगे, और ये जरूरी है। जी बिल्कुल। नितेंद्र, आज सभी राज्यों की एक उच्च स्तरीय बैठक भी लेंगे डॉक्टर हर्षवर्धन, सभी स्वास्थ्य राज्य मंत्रियों की। साफ तौर पर अगर देखा जाए तो मौसम है त्योहारों का, नवरात्र का मौसम है, रमज़ान का महीना चल रहा है, इसके अलावा भी शादियों का मौसम भी आज से शुरू हो रहा है। लेकिन हालांकि सरकार की ओर से थोड़ी सी इजाज़त दी गई है कि आप शादी ब्याह में जुट सकते हैं, कम संख्या में लोग जुटे, लेकिन क्या इस वक्त हम सबकी एक बड़ी जिम्मेदारी है कि हम इन सब चीज़ों से परहेज़ करें और जहाँ तक हो सके अपने घरों में रहें, सेफ रहें और एकजुट ना हो। चेन ब्रेक की आपने बात की, मकसद यही है इस कर्फ्यू का कि चेन को ब्रेक किया जाए ताकि कम से कम जो पॉजिटिविटी रेट है वो हो और कम से कम लोग अपनी जान बचा सकें।
जी बिल्कुल। अब से थोड़ी देर बाद 11:30 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री 12 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री के साथ एक वर्चुअल बैठक कर रहे हैं, जिसमें तमाम मुद्दों पे चर्चा होगी, खास तौर पे कि उन राज्यों में क्या स्थिति है, उनको क्या समस्याएं हो रही हैं, क्या केंद्र की तरफ से उनको सहायता चाहिए। केंद्र के जो जितने भी एक्सपर्ट हैं वो बैठेंगे इस मीटिंग में वर्चुअल, और वो एडवाइस भी करेंगे। एक डिटेल प्रेजेंटेशन दिया जाएगा एनसीडीसी के डायरेक्टर के जरिए कि किस राज्य में, किस जिले में किस तरह के पॉजिटिविटी रेट है, कितने मामले हैं, कितने हॉस्पिटलाइजेशन है, और आगे क्या ट्रेंड शो कर रहा है कि उसमें अलर्ट रहने की जरूरत है। ये ट्रेंड भी बताया जाएगा कि कौन से राज्य में ज्यादा दिक्कत आने वाली है आने वाले दिनों में, कौन से जिला सबसे ज्यादा प्रभावित होगा आने वाले दिनों में। तो इस ट्रेंड को भी एक प्रोजेक्शन किया जाएगा, बताया जाएगा, उसी अनुरूप राज्यों से कदम उठाने के लिए कहा जाएगा। तो एक बहुत ही अहम बैठक है स्वास्थ्य मंत्री का। साथ ही साथ जो आपने कहा कि त्योहारों की बात है, आज भी हम देख रहे हैं कि मंदिरों में, बाकी दूसरे जगह पे, चाहे वो मस्जिद में बहुत भीड़ के साथ लोग नमाज पढ़ रहे हैं या फिर मंदिरों में जा रहे हैं नवरात्रा में। इसकी जरूरत अभी नहीं है, क्योंकि अगर आप घर में भी रह के पूजा करेंगे, अगर एक साल घर में भी रह के पूजा करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप मंदिर में जाएंगे या मस्जिद में जाएंगे या कहीं भी किसी भी धर्म स्थल पे जाएंगे और भीड़ करेंगे तो संक्रमित होंगे, खुद भी होंगे, आपके परिवारजन भी होंगे। स्थिति यह है कि अगर कैपेसिटी से ज्यादा अगर अस्पतालों में लोग जाएंगे तो उनको भर्ती करने की व्यवस्था नहीं होगी, ऑक्सीजन की वाली बेड की दिक्कत आएगी और अफरा तफरी का माहौल रहेगा। तो ये अभी जरूरी है कि हम घर में रह के संयम करके प्रार्थना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, ताकि हम चेन के जो संक्रमण के चेन है जी इसको नितेंद्र। तोड़े। इसलिए अपनी जिम्मेदारी को समझे और कोशिश करें कि कोविड प्रोटोकॉल का हर हाल में पालन हो। जी नितेंद्र, दो सवाल। एक तो जो कर्फ्यूज लगाए गए हैं, वीकेंड चेन ब्रेक करने के लिए लगाए गए हैं, जनता के फायदे के लिए लगाए गए हैं, इसको आप कैसे लोगों को समझाएंगे? और दूसरा, डे 1 से आप कोविड की स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं, क्या आप लोगों को समझाना चाहेंगे कि दवाइयों की कोई कमी नहीं है देश में, वैक्सीनेशन की कोई कमी नहीं है? अगर आपके अंदर आप सिम्टम्स महसूस करते हैं, आगे बढ़िए, टेस्ट कराइए और अपना इलाज कराइए, और पैनिक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है या पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है और डरने की ज़रूरत नहीं है कि अब पता नहीं अब हमारा क्या होगा। तो इंतज़ाम सारे, क्योंकि पिछले एक साल में हम अच्छी तरह से आत्मनिर्भर हो चुके हैं कोविड की स्थिति को लेकर, देखा जाए, मास्क की बात की जाए, पीपी किट्स की बात की जाए, ऑक्सीजन की बात की जाए, तो कैसे आप लोगों को समझाना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर मैं डाटा के हिसाब से बताऊं कि निश्चित तौर पे आज भी 2 लाख से ज्यादा मामले आए हैं कोविड के और 1000 से ज्यादा मौत हुई है। लेकिन अगर हम पूरी टोटल में अगर देखें तो मोर्टिलिटी रेट हमारा बहुत कम है, 1.30 के आसपास है। तो अगर हम देख रहे हैं कि जो ये वायरस है जिसमें डबल म्यूटेट किया है या फिर यूके वेरिएंट है, इसमें साउथ अफ्रीकन और ब्राजील का वेरिएंट है, तो इसमें स्प्रेड बहुत तेज होता है, संक्रमण बहुत तेज होगा, 1 से 10 आदमी संक्रमित हो जाएगा, लेकिन हालत गंभीर नहीं होगी, मॉर्टिलिटी नहीं होगी, मृत्यु बहुत कम है इसमें। तो संक्रमित तो होंगे तो उससे भयभीत होने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रोटोकॉल का पालन करेंगे, मास्क पहनेंगे, 2 गज की दूरी का पालन करेंगे या फिर हाथ साफ करेंगे तो निश्चित तौर पे आप संक्रमित नहीं होंगे। मान लिया अगर हो भी गए तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने ऑक्सीजन लेवल को मॉनिटर करिए, ऑक्सीजन लेवल 94 से ऊपर होना चाहिए। अगर आप डायबिटिक है या दूसरी गंभीर बीमारियों से ग्रस्त है तो अपने ऑक्सीजन लेवल पे, अपने सांस के जो ब्रीदिंग की जो स्थिति है उस पर नजर रखने की जरूरत है। घबराना नहीं है, तुरंत अस्पताल भागने की जरूरत नहीं है। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उनके एडवाइस पे काम करें। हर आदमी को अस्पताल भर्ती होने की जरूरत नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो घर पे भी रह के ठीक हो जा रहे हैं, और जिनको सीरियस हो रहा है, जो गंभीर बीमार है, बुजुर्ग हैं या दूसरी बीमारियों से ग्रस्त है, वो अगर सीरियस हो रहे हैं तो उनको ही अस्पताल जाने की जरूरत है, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। अगर ये क्योंकि डॉक्टरों के पास भी तमाम प्रोटोकॉल है, उनको इलाज की अच्छा एक्सपीरियंस है, तो बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर पा रहा है। जहां तक दवाओं का सवाल है, रेमडेसिविर की बहुत ज्यादा डिमांड थी, सरकार ने इसकी कैपेसिटी को बढ़ाया है, दुगना एक तरह से कर दिया। 40 लाख इंजेक्शन वाइल्स हर मंथ पहले बनते थे, अब 80 लाख बन रहे हैं। तो दवाओं की कोई कमी नहीं है, सीधे अस्पताल में दवाओं को पहुंचाया जा रहा है, किसी को आपको भागदौड़ करके खरीदने की जरूरत नहीं है। तो पर्याप्त मात्रा में दवा है, पर्याप्त मात्रा में पीपीई किट है, तमाम चीजें मुहैया है। जो लोग वैक्सीन के लिए वो है योग्य है, वो वैक्सीन जरूर कराए। इस बार देखिए आप ज्योति का ध्यान दीजिएगा,
कि अस्पतालों से कोई इस तरह की खबरें नहीं आ रही, चाहे डॉक्टर, पिछली बार देख रहे थे कि डॉक्टर, नर्स, उनकी हालत गंभीर हो जा रही थी या फिर उनकी मौत हो रही थी। और वैक्सीनेशन का असर हम ये देख रहे हैं कि इस बार अस्पतालों से कोई बुरी खबर नहीं आ रही है। हाँ, आम जनता के लिए आ रही है लेकिन अस्पतालों से नहीं आ रही। कहीं ना कहीं चूंकि उनको पहली बार में पे ही वैक्सीन लग चुका है, तो उसका असर कहीं ना कहीं दिख रहा है, ये हम महसूस कर पा रहे हैं। रहा सवाल कि हमें क्या करना चाहिए, हमें सबसे बड़ी बात है कि हमको मास्क जरूर लगाना चाहिए जब भी हम घर से बाहर निकले, और बेवजह तो बिल्कुल ही घर से नहीं निकले। अगर आप एहतियात का पालन करेंगे तो संक्रमण आपको नहीं होगा। और ये मास्क जो है ये वैक्सीन से कम नहीं है, वैक्सीन जैसा ही काम करता है और ये आपको वायरस से बचाता है। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात कि फिर वही मूल मंत्र कि सख्ती से जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन करें तो आपको कुछ नहीं होगा और आप सेफ रहेंगे, अपने आसपास वालों को भी सेफ रखेंगे। नितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए भी, इस पूरे आकलन के लिए भी धन्यवाद। और बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, भी हाजिर होंगे। देखते रहिए DD न्यूज़। घर की सारी चीजें महंगी हो जरूरी है, उम्दा हो बहुत जरूरी है, लेकिन घर का जो सीमेंट है ना वो बहुत उम्दा होना चाहिए। जैसे वंडर सीमेंट, भाई उसकी क्वालिटी और टेक्नोलॉजी के चर्चे हैं वर्ल्ड में। आप हमारे घर कॉन्ट्रैक्ट ले लीजिए। मैं कॉन्ट्रैक्टर नहीं, वकील हूँ। वंडर सीमेंट, जब भी आए भला कर जाए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान चल रहा है। इस चरण में राज्य की 45 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 6:30 बजे तक चलेगा। शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतदान के लिए चुनाव आयोग सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रहा है और किए भी गए हैं। सुरक्षा बलों की कुल 1071 कंपनियों की तैनाती की गई है। वहीं वोटिंग के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल्स को लेकर भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। कोविड-19 महामारी को देखते हुए एक मतदान केंद्र में अधिकतम 1000 मतदाता वोट डाल सकेंगे। पहले ये संख्या 1500 थी। कोविड संक्रमित या संदिग्ध संक्रमण वाले मतदाताओं को भी सक्षम प्राधिकारी के प्रमाणन के बाद डाक मतपत्र से वोट देने की सुविधा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में मतदाताओं से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि पश्चिम बंगाल चुनाव के 5वें चरण में आज जो मतदान करने वाले हैं उनसे अपील है कि भारी संख्या में वोट डालें। खासकर पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं को अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई हिस्सों में हो रहे उपचुनाव पर लोगों से भारी संख्या में मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में उपचुनाव भी हो रहे हैं। मैं मतदाताओं से आग्रह करता हूं कि वे रिकॉर्ड संख्या में मतदान करें और लोकतंत्र के त्योहार को मजबूत करने के लिए आगे आएं। अजय विक्रम सिंह मेरे सहयोगी सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं इन चुनावों पर और बात करने के लिए। अजय विक्रम, सबसे पहले तो क्या स्थिति है? चुनाव जो मतदान है उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मैं आपके पीछे देख सकती हूँ तस्वीरों में लोग आ रहे हैं अपना मताधिकार का प्रयोग करने। फिलहाल क्या अपडेट है, क्या स्थिति? देखिए ज्योतिका, सुबह 7 बजे से ही लोगों का मतदान केंद्रों पे आना शुरू हो गया और जो सुबह से अभी जो देखने को मिल रहा है अच्छी खासी संख्या में लोग मतदान केंद्रों में आ रहे हैं। लेकिन एक बूथ पर 1000 लोगों को एक बार से ज़्यादा आने की इजाज़त नहीं है। इस लिहाज से धीरे धीरे करके लोगों को अंदर भेजा जा रहा है। उसके साथ ही साथ सुरक्षा के भी काफ़ी इंतज़ाम किए गए हैं। तकरीबन पूरे इस फेज़ के लिए, 5वें फेज़ के लिए 835 कंपनियां CAPF की तैनात की गई हैं और जो बूथ हैं, बूथ पर कोविड प्रोटोकॉल का पूरा फॉलो किया जा रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ज़रा दिखाएं। आप देख सकते हैं कि कोई भी जैसे ही बूथ पर आ रहा है उसको आने पर उसको हाथ में ग्लव्स दिया जा रहा है, उसको हाथ में सैनिटाइज़र लगाया जा रहा है और उसके बाद फिर वो अंदर जा रहा है। अंदर जाने के बाद जब वो अपना वोट दे रहा है उसके बाद वो ग्लव्स को सामने रखी डस्टबिन में डाल रहा है। सबका टेम्परेचर लिया जा रहा है। इसके साथ ही साथ जिन लोगों का टेम्परेचर अगर ज़्यादा देखने को मिलेगा, इलेक्शन कमीशन ने गाइडलाइंस बनाई हैं तो उनको उसके बाद शाम के वक्त दिया जाएगा। 1 घंटे का वक्त रहेगा
उस समय वो आकर यहाँ पर वोट दे सकेंगे। किसी को भी मतदान से वंचित नहीं किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि हर बूथ पर इसी तरह से टेबल बनाकर रखा गया है और लोग आ रहे हैं। पहले उनका स्क्रीनिंग की जा रही है, ग्लव्स दिया जा रहा है, सैनिटाइजर दिया जा रहा है, उसके बाद होगा। इसके साथ ही साथ एक और अपडेट है ज्योतिका की, कल इलेक्शन कमीशन ने जो बैठक की थी उसमें इलेक्शन कमीशन ने प्रचार के समय को कम कर दिया है। अभी तक प्रचार सुबह 10 बजे से रात में 10 बजे तक होता था। अब इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि नहीं, अब प्रचार सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक ही किया जा सकेगा। शाम 7 बजे के बाद कोई भी प्रचार नहीं किया जा सकेगा। इसके साथ साथ आगे आने वाले जो फेजेस हैं उन फेजेस में पहले 48 घंटे पहले प्रचार खत्म हो जाता था। अब आगे आने वाले फेजेस में भी 72 घंटे पहले प्रचार खत्म कर दिया जाएगा। और जो चुनाव के पर्यवेक्षक हैं उनको इस बात का अधिकार दिया गया है कि जो रैलियां हो रही हैं, रोड शो हो रहे हैं, उसमें कोविड प्रोटोकॉल के पूरे फॉलो किए जाएं, लोग मास्क लगा कर आएं, सोशल डिस्टेंसिंग हो। और अगर वो इन प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए नहीं देखता है तो उसको पूरा अधिकार होगा कि वो रैली को रद्द कर सके। जी बिल्कुल। अजय, अगर राजनीतिक दृष्टि से अब बात कर लें तो 5वां चरण कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं, खासकर अगर भाजपा की बात की जाए? एक अच्छी स्थिति में थी भाजपा अगर लोकसभा चुनाव 2019 की बात की जाए, और लेकिन टीएमसी का दबदबा यहाँ पर माना जाता है, तो किस तरह से काफ़ी महत्वपूर्ण है सभी पार्टियों के लिए? टीएमसी की अपनी साख बचाने की कोशिश होगी, वहीं बीजेपी की कोशिश होगी कि वो अपना कब्जा इन क्षेत्रों में कर ले। जी बिल्कुल ज्योतिका, अगर हम उत्तर बंगाल की बात करते हैं तो उत्तर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं देख रही है। जो 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें से 8 लोकसभा में से 7 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। उस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी इस इलाके में काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है और उसको लगता है कि 2019 के जो परिणाम है वो अगर विधानसभा में परिवर्तित होंगे तो उसे लाभ मिल सकता है। दूसरी बात, 2016 में टीएमसी ने यहाँ पर अपना उसको गढ़ कह सकते हैं, टीएमसी ने यहाँ से अच्छी उपस्थिति दर्ज की थी। टीएमसी अपने गढ़ को बचाए रखने के लिए पूरा प्रयास करेगी। आज जिन इलाकों में चुनाव हो रहा है, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और जलपाईगुड़ी, यहाँ की 13 सीटें हैं। इन 13 सीटों में पिछले अगर हम चुनाव की बात करें तो पिछले चुनाव में टीएमसी ने यहाँ पर अच्छा खासा दबदबा किया था, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद स्थितियाँ अगर बदलती हैं भारतीय जनता पार्टी को तो भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा। अब ये जनता तय करेगी कि क्या स्थिति होगी। बहुत संक्षेप में इतना बताना चाहूँगा कि ये वही इलाका है जहाँ पर गोरखाओं का प्रभाव रहा है, गोरखालैंड की बात होती रही है, उनके जो स्थायी राजनीतिक समाधान है उसकी बात होती रही है। भारतीय जनता पार्टी ने बोला है कि परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन पीपीएस दिया जाएगा यहाँ के लोगों को, जो 11 जातियां हैं उनको जनजातीय दर्जा दिया जाएगा। इन सब वादों के साथ भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में उतरी है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी अपने इस बेस को बनाते हुए मजबूत करने की कोशिश की है। एक बहुत संक्षेप में एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि जो गोरखा जनमुक्ति मोर्चा से जुड़े हुए नेता थे उनकी आस्थाएं इस बार बदल गई हैं। जो पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ थे आज वो टीएमसी के साथ हैं, और जो कभी टीएमसी के साथ हुआ करते थे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और इसके साथ ही इनका जो धड़ा है, इन धड़े के लोग अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं और कोई टीएमसी के समर्थन का दावा कर रहा है और कोई भारतीय जनता पार्टी के। जी बिल्कुल, सभी की नजरें हैं इन विधानसभा चुनावों पर। काफी रोमांचक स्थिति से गुजरा है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय, इस पूरी जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें, आपके पास लौटते रहेंगे और अपना ख्याल भी रखिएगा। बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।